हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो कल जो हमने आपको रिवाइज़ कराया था कि 2022 में जारी किए गए महत्वपूर्ण सूचकांक, तो उसको ही आज हम रिवाइज़ करेंगे। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 की अगर हम बात करें तो भारत इसमें 85वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें तो भारत 136वें स्थान पर है और फिनलैंड पहले स्थान पर है। IQ ईयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे प्रदूषित जो राजधानी रही वो रही है दिल्ली। और सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो ये रहा है बांग्लादेश। सिप्री रिपोर्ट 2021 को अगर हम देखें तो सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा रहा? तो ये रहा है इंडिया। और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा? तो ये रहा अमेरिका। और यहाँ से याद रखेंगे, अगर ये पूछा जाता है कि भारत ने साल 2021 में जो है किस देश से सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए, तो याद रखेंगे रसिया से। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा? तो तुर्की का शहर है इस्तांबुल। ध्यान रखेंगे, ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर माना गया टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार। अगली रिपोर्ट याद रखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो इसमें जो इंडिया है 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, इसमें भारत 37वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग में सर्वोच्च शहर कौन सा रहा छात्रों के रहने के लिहाज से? तो याद रखेंगे आप लंदन। और इसके साथ ही एक और याद रखेंगे जो अभी जारी किया गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो उसमें जो है जापान का जो पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया था। जापान पहले स्थान पर था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो पासपोर्ट है ये 87वें स्थान पर रहा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार। ठीक, तो ये सारे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अयोध्या में। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो अन्नू रानी को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 तक यूपी करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया? तो CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे किस राज्य को? उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो याद होगा आपको इलियुड किपचोगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। कौन सा पुरस्कार है? याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद बिन सलमान ये जो है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो चलाई जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, A और B दोनों, यानी कि मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो चलाई जाने की घोषणा जो है की गई है।
दोस्तों उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य के मेरठ हो गया, बरेली हो गया, झांसी और प्रयागराज यहाँ पर जो है मेट्रो चलाने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इन शहरों में लाइट मेट्रो चलाई जाएगी या फिर नियो मेट्रो चलाई जाएगी। लाइट मेट्रो नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेट्रो होती है उससे थोड़ी छोटी होती है। दोस्तों बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस में मेट्रो की जगह पर रोपवे जो है शुरू किया जाएगा। रोपवे क्या होता है तो आपने देखा होगा रस्सी के माध्यम से, ऐसा आपने देखा होगा कई बार, इमेज में भी देखा होगा, किस तरह से कोई रस्सी होगी और इसके नीचे जो है बॉक्स टाइप के ये जो है लटकाए जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, रोपवे। और इसमें 8 से 10 लोग जो है एक बार इसमें बैठ सकते हैं। और ये जो रोपवे होता है ये किसी नदी के ऊपर से या किसी जंगल से होते हुए ऊपर से निकाला जाता है, तो इसी को कहा जाता है रोपवे। तो इस तरह की जो रोपवे है वो कई सारे राज्यों में, जैसे असम में है, इसके अलावा उत्तराखंड में, तो इन सारे राज्यों में है। और अब हमारे प्रदेश में भी बनारस में जो है रोपवे चलाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर रोपवे का नए सिरे से टेंडर होगा। इसके अलावा गोरखपुर में लाइट मेट्रो परियोजना को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। एनसीआर के साथ लखनऊ, कानपुर, आगरा के बाद अब राज्य के 4 और बड़े शहरों में मेट्रो के निर्माण की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के कितने और जिलों में, कितने और बड़े शहरों में जो मेट्रो है वो चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो याद रखेंगे आप, मेरठ हो गया, बरेली हो गया, झांसी और प्रयागराज, ये 4 शहर हैं जहाँ पर मेट्रो चलाई जाएगी। इसके अलावा वाराणसी में जो है क्या चलाया जाएगा, रोपवे। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी जो है किसे घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिंडन नदी को। दोस्तों देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों की एक लिस्ट जारी की गई और इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी का नाम आया है वो है गाजियाबाद की हिंडन नदी। ठीक, ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये जो हिंडन नदी है ये अब नदी जीवनदायिनी नहीं रह गई है, यानी कि प्रदूषण के चलते यहाँ पर जो है कई सारे जानवरों की जो है मृत्यु भी हुई है। और इसके अलावा जल जीवन जीने वाले जानवर के लिए भी यहाँ पर जो है ये नदी कोई, आप कह सकते हैं किसी तरह से लाभदायक की जगह पर अब जो है ये हानिकारक हो। इसका जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रम के तहत देश भर की नदियों का निरीक्षण किया गया और हिंडन नदी में सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा में ई लेवल का प्रदूषण पानी में मिला है जो कि अत्यधिक प्रदूषित है। तो ध्यान रखेंगे आपकी देश भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों की एक लिस्ट जारी की गई और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदी रही वो है गाजियाबाद की हिंडन नदी। तो इसका नाम याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा देश में प्रदूषित नदी कौन सी रही, तो वो है हिंडन नदी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर का संघाई सहयोग संगठन का प्रतिनिधि मंडल वर्ष 2023 में दौरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी का। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का जो 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो 16 से 23 जनवरी के बीच वाराणसी के दौरे पर आएगा। संघाई सहयोग संगठन ने पिछले दिनों काशी को 2022-23 की सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। इसी माह उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व इस आशय का घोषणा पत्र भी जारी हुआ था। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि संघाई सहयोग संगठन ने जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर को साल 2022-23 के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में मान्यता दी है, तो याद होगा आपको वाराणसी को। दोस्तों इस संगठन में अगर हम बात करें कि कौन कौन से देश शामिल हैं, तो चीन हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और इसके अलावा उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान इसमें जो है शामिल हैं, किसमें, संघाई सहयोग संगठन में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि संघाई सहयोग संगठन का जो 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो 16 से 23 जनवरी 2023 के बीच जो है वाराणसी के दौरे पर आएंगे और वाराणसी को जो है क्या बनाया गया है, इसे जो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है साल 2022-23 के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कहीं ना कहीं आप इसे नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में जो है क्या बनाया जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, हरियाणा के गुरुग्राम में। ये जो घोषणा है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। और दोस्तों जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये दुबई गए हुए थे और दुबई के शारजाह जंगल सफारी का ये दौरा किया इन्होंने और उसके बाद जो है ये उन्होंने घोषणा की।
ये जो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। तो ये जो है कितना बड़ा होगा, तो 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में ये विकसित किया जाएगा। कहाँ पे, तो याद रखेंगे आप, गुरुग्राम व नूह के 10,000 एकड़ क्षेत्र में ये विस्तार किया जाएगा। दोस्तों ये जो सफारी पार्क है वर्तमान में जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह सफारी के आकार का 5 गुना होगा। शारजाह सफारी लगभग 2000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पे है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है और नाम क्या है, तो शारजाह सफारी। दोस्तों शारजाह सफारी पार्क जो है ये लगभग 2000 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लेकिन जो हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया जाएगा ये 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा। तो इस बात को याद रखेंगे, हरियाणा के गुरुग्राम में। और दोस्तों हरियाणा की यहाँ पर बात है तो हरियाणा से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं। पहला है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे आप, हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में जो है स्थापित किया गया है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया गया, तो भारत का पहला जो हेली हब है ये कहाँ पर स्थापित किया गया, गुरुग्राम में। ध्यान रखेंगे गुरुग्राम में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये भी कहाँ पे, गुरुग्राम में। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये किया गया हरियाणा के मानेसर में। ध्यान रखेंगे हरियाणा के मानेसर में। इसके अलावा मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा से संबंधित है। चारा बिजाई योजना हरियाणा। ई अधिगम योजना हरियाणा। तो ये जो चारों योजनाएं हैं हरियाणा से संबंधित हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और योजना आपको याद रखना है, कौन सी योजना है, तो चिराग योजना। चिराग योजना जो है हाल ही में शुरू की गई है हरियाणा में और उद्देश्य क्या है, तो जो सरकारी स्कूल के कमजोर वर्ग के छात्र हैं उन्हें जो है निःशुल्क में शिक्षा दी जाए, यही इसका उद्देश्य है किस योजना का, चिराग योजना का। ठीक, याद रखेंगे कौन सी है, चिराग योजना। ये कहाँ से संबंधित है, हरियाणा से ये संबंधित है। दोस्तों अगर हम हरियाणा की बात करें तो कुछ और बातें हरियाणा से आप लोगों को याद रखना है। जैसे अभी जो है दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया, कहाँ पे, हरियाणा में किया जाएगा, लेकिन कहाँ पे हरियाणा में, तो याद रखेंगे आप, राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी में जो है दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा जो प्राइवेट अस्पताल है वो भी हरियाणा में ही स्थापित किया गया, और हरियाणा में कहाँ पे, तो फरीदाबाद में। इस बात को ध्यान रखेंगे, फरीदाबाद में क्या स्थापित किया गया है, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल। ठीक, याद रखेंगे हरियाणा में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि हरियाणा के जो राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से हरियाणा में जो फेमस हैं, प्रमुख हैं, तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखना है, यही हरियाणा से संबंधित हैं। तो ये सारी बातें आपको हरियाणा से रिलेटेड अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 40वें स्थान पर। दोस्तों हाल ही में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इसके द्वारा जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के लिए जारी किया गया है और इसमें भारत 40वें स्थान पर रहा। और इस बार जो ये प्रदर्शन रहा है भारत का 40वें नंबर पर, तो ये सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है अब तक का। पिछले 7 वर्षों में भारत 41 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में अगर हम 2021 की बात करें तो भारत 46वें स्थान पर था, वहीं 2015 की अगर हम बात करें तो भारत 81वें स्थान पर था, लेकिन अभी जो है साल 2022 में ये 40वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है इसमें 2रे स्थान पर है और स्वीडन इसमें 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ये लगातार 12वें साल दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष नवाचार की दुनिया में अग्रणी देश बना हुआ है। तो याद रखेंगे आप, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में जो स्विट्जरलैंड है ये पहले स्थान पर है, 2रे स्थान पर अमेरिका है और 3रे स्थान पर स्वीडन है। वहीं अगर अपने देश की बात करें इंडिया की, तो भारत जो है ये 40वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने, ASI का फुल फॉर्म क्या है, याद रखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी,
मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसने 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। ये जो बौद्ध गुफाएं हैं ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बताई जा रही हैं। बौद्धिक धार्मिक कलाकृतियाँ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की हैं और इस क्षेत्र में 84 वर्षों में पहली बार खुदाई की गई। इसके अलावा दोस्तों 24 से अधिक ब्राह्मी शिलालेख भी जो है यहाँ पे पाए गए हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो याद रखेंगे आपसे अगर पूछा जाता है कि किस राज्य में 20 बौद्ध गुफाओं की जो है खोज की गई है, तो याद रखेंगे आप मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। दोस्तों बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो कुछ बातें बौद्ध धर्म से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं जो आपको याद रखना है। जैसे जो गौतम बुद्ध थे इनके घर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, याद रखेंगे। इसके अलावा इनके जो देह त्याग की घटना है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे भी ध्यान रखेंगे। महापरिनिर्वाण जो है उनके देह त्याग की यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, इनको जो है ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जो निधन है जहाँ पर इनकी जो है देह त्याग की घटना हुई थी यानी जहाँ पर इनका निधन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे आप कुशीनगर में जो है इनका निधन हुआ था और इनके जो देह त्याग की घटना है उसको ही क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने कहाँ पर उपदेश दिए, तो याद रखेंगे आप श्रावस्ती में। और अगर ये पूछा जाता है कि सबसे पहला जो उपदेश है गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, भगवान बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, तो याद रखेंगे आप तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये कुछ बातें हैं गौतम बुद्ध से, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। क्या है? 1 वीक 1 लैब थीम पर आधारित ये अभियान होगा। ये जो अभियान है देश भर में फैली 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं और संस्थानों में से प्रत्येक में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप 1 वीक 1 लैब ये जो अभियान है इसकी घोषणा जो है किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी क्या की है? घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए ये जो अभियान है वो शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 2025-26 तक वायु प्रदूषण को कितने प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 40%। दोस्तों शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना ये इसका उद्देश्य रहेगा। यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 के हिस्से के रूप में तैयार की गई सिटी एक्शन योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों को रैंक करेगा। इन 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप कि केंद्र सरकार जो है वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू करेगी। किस नाम से? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के नाम से ये सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। और इसमें क्या होगा? 131 शहरों को जो है जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा। और इसका लक्ष्य भी रखा गया, उद्देश्य रखा गया कि साल 2025 और 26 तक जो वायु प्रदूषण है उसमें 40% तक की जो है कमी लाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजीव बहल। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इनको जो है क्या बनाया गया? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक। दोस्तों जो राजीव बहल हैं, डॉक्टर राजीव बहल, इनको जो है 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। राजीव बहल वर्तमान में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यरत हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है क्या? तो ये जो है जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है। तो इनका अभी जो है ये जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है इसका महानिदेशक जो है किसको बनाया गया है? तो याद रखेंगे आप डॉक्टर राजीव बहल को।
दोस्तों यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात आई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और अगर हम स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो अगला है साल 2022 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 29 सितंबर को। दोस्तों जो विश्व समुद्री दिवस है ये जो है कब मनाया जाता है, विश्व समुद्री दिवस ये मनाया जाता है सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को, ठीक है। और इस साल यानी 2022 में ये 29 सितंबर को पड़ा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो विश्व समुद्री दिवस ये मनाया कब जाता है, तो सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को ये मनाया जाता है और साल 2022 में 29 सितंबर को मनाया गया। यह दिन उस भूमिका को उजागर करता है जो प्रत्येक समुद्री अधिकारी, सेवा एजेंट और नाविक अपने व्यक्तिगत जीवन में निभाते हैं। तो उसी भूमिका को इस दिन के माध्यम से क्या किया जाता है, उजागर किया जाता है। समुद्र में जीवन कठिन होता है, लंबे समय तक अनिश्चित वेतन और महीनों तक अपने परिवार से अलग रहने की तीव्र चुनौती होती है। तो इसी सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि किस तरह से जो समुद्री अधिकारी होते हैं, सेवा एजेंट होते हैं और जो नाविक होते हैं, उनका जीवन जो है कितना संघर्षपूर्ण होता है। साल 2022 की अगर हम थीम की बात करें विश्व समुद्री दिवस की, तो हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें या न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग, ये जो है साल 2022 की थीम रखी गई। पहला विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया था, तो 17 मार्च 1978 को पहली बार विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था। तो याद रखेंगे आप, सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 1 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को, क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, हाल ही में देश के अगले CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इन्हें जो है CDS के रूप में नियुक्त किया गया और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करूँ। तो यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।